एक तरह से एक मैसेज है क्लियरली छत्तीसगढ़ के वोटर्स, खासतौर से जो महिला वोटर है उनसे, कि हम आपके लिए वोट डालेंगे लेकिन आपने जो हमारे लिए वादे करे वो पूरा जरूर करिएगा। जबकि जो अनुराग जिस महिला से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, अगर एक सैंपल के तौर पर उन्हें समझा जाए तो वो ये तय नहीं कर पा रही हैं या फिर वो वही करेंगी जो परिवार वाले कहेंगे। तो महिलाओं को लेकर एक असमंजस है। मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का एसेंस सामने आ रहा है और छत्तीसगढ़ में एक अलग। मध्य प्रदेश में तो देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है कि कौन कितना महिलाओं को दे सकता है। छत्तीसगढ़ से मैं जरूर शुरू कर दूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीच चुनाव के बीच में भूपेश बघेल को यह समझ में आया है कि उन्होंने महिलाओं के लिए उतने बड़े वादे नहीं किए जितने बीजेपी ने किए। तो आप देखिए बीच चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदली और 12,000 का सालाना एक पैकेज जो है महिलाओं के लिए घोषित किया। इसकी जरूरत उनको इसलिए महसूस हुई कि जब पहले चरण का मतदान हो गया तब उन्हें लगा कि शायद ये जो वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं हैं इसमें उनका चेहरा थोड़ा छोटा दिख रहा है और बीजेपी का चेहरा या कद बड़ा दिख रहा है। तो उन्होंने अपने आप को पूरा बदला है और अलाइन करने की कोशिश की है जो कुछ बीजेपी ने वादे किए थे तकरीबन वहां तक जाने के लिए। और सिकता, आप अगर भोपाल में घूमेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त बिल्कुल वैसे ही कंपटीशन चल रहा है जैसे किसी एक प्रोडक्ट के लिए चलता है। कि कांग्रेस के होर्डिंग्स लगे हुए हैं 500 रुपए में घरेलू गैस, और 10 मीटर बाद बीजेपी का आपको होर्डिंग दिखाई देगा 450 में घरेलू गैस। आप देखिए कि ये जो पॉलिटिक्स है वो वेलफेयर योजनाओं की, वो इससे ज्यादा प्रतिस्पर्धा अब तक नहीं थी। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के चुनाव पहले भी देखता रहा हूं, लेकिन इस तरीके से गला काट प्रतियोगिता। और देखिए बीजेपी मोटे तौर पर यह मानती है कि कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए और वो नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने अपना ऐलान नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ने 2018 में यही फॉर्मूला अपनाया था जो कि महिलाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि किसानों के पूरे परिवारों को प्रभावित करता है और उस पर एक वोटिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के तक ये जो एक महिला आई थी मध्यम वर्ग की महिलाएं अलग तरीके से सोचती हैं कि क्योंकि अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको। मनीष, अगर आप सुन पाए टीएस सिंहदेव को तो आत्मविश्वास से भरे हैं और कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे विपक्षी पार्टी ने जो गिनाए वो मुद्दे नहीं हैं। बीएसपी कोई एक तरह से चैलेंज नहीं है उनके लिए। जोगी के जो बेटे हैं उनका असर ना के बराबर है। तो कॉन्फिडेंस इस वक्त कांग्रेस का ज्यादा लग रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और जिस बात को टीएस सिंहदेव जी कह रहे थे मैं उसको सुन रहा था। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं 10, 12, 15 सीटें जो होती है वहां पर वो अपना प्रभाव जरूर डाल पाती है। देखिए 1 या 2 सीट वो जरूर बिलासपुर संभाग में जीतती है, लेकिन कम से कम 10 से 12 सीट ऐसी रहती है जहां पर वो एक बड़ा प्रभाव डालती है। बड़ा प्रभाव यानी जीत और हाथ के मतों का जो अंतर होता है, जो परसेंटेज होता है, उससे ज्यादा वोट जो है बीएसपी वहां पर लेकर के जाती है। तो कुछ सीटों में वो निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव डालती है। और दूसरी बात जो लगातार वो कह रहे थे कि बड़ा कॉन्फिडेंस की बात आपने जो करी, निश्चित रूप से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा हुआ है। जो बात को मैं अभी सुन रहा था, अभिषेक जी कह रहे थे निश्चित रूप से कर्ज माफी को लेकर के जो बड़ी घोषणा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में करी है उसका प्रभाव और बाकी जो चीजें हुई थी, जिस प्रकार पिछले बार टीएस सिंहदेव जी जिनकी भूमिका थी बहुत बड़ी थी कांग्रेस की जीत में, जो घोषणा पत्र बना था जिसके बल पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बम्पर मेजॉरिटी के साथ अपनी जीत दर्ज की थी, उस घोषणा पत्र को बनाने वाले टीएस सिंहदेव जी थे, उनकी प्रमुख भूमिका उसमें थी। तो निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश में घूमे थे, प्रदेश में घूम करके हर वर्ग के लोगों से उन्होंने मिला था और मिलने के बाद वो घोषणा पत्र तैयार किया था जिसका प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। और रही जो बाकी जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में ओवरऑल सीटों की यदि हम बात करें तो लगभग अभी 70 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। और देखिए जहां पर भी हम जा रहे हैं मतदान के लिए बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई यहाँ पर दिख रही है और मतदाता जो है स्वयं निकल करके मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए पिछले बार के भी वोटिंग को हम देखें तो 70% से अधिक वोटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। 76%, 77%, 69%। तो लगातार वोटिंग का जो परसेंट है छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रहा है। जी सरमन जी, जो वोटर जिनसे अनुराग बात कर रहे थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम विकास के मुद्दे पर हम वोट डालने आज निकले हैं। तो वाकई क्या वोटर विकास को लेकर इस बार चल रहा है? क्योंकि कैमरे के सामने जो वोटर विकास की बात करता है, क्या दूसरे मुद्दे भी उसके दिमाग में होते हैं जिस पर वोट डाले जाते हैं, या फिर वाकई विकास इन दोनों राज्यों में एक बड़ा मुद्दा है?
देखिए सिकता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मतदाता या नागरिक जो है ना विकास चाहता है, और तभी वो ये सारी चीजों को पसंद भी करता है, मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता है। तो विकास तो एक मुद्दा है, लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, रोजगार मिले, उनकी सुरक्षा हो, जो कि एक संविधान में बताया गया है कि जब किसी भी राज्य की या केंद्र की सरकार बनती है तो वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करती है। तो वेलफेयर गवर्नमेंट में सारी चीजें आती है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, रोजगार है, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए जो अभी जैसे कि अनुराग जी ने भी किसी महिला से बात की थी, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो चुनाव, जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश का इस बार का चुनाव जो है ना वो सिर्फ दो जगह केंद्रित हो गया। एक मध्य प्रदेश का यंगस्टर है और दूसरा महिलाएं हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ सिकता जी। देखिए 18 से 19 साल का वोटर वो 22 लाख है, और 20 से 29 साल का वोटर वो 1,41 लाख के लगभग है। यानी कि जो दोनों वर्ग के जो मतदाता है वो 1,63 लाख के लगभग हो रहा है। और जो महिला मतदाता है, जो लाली बहना योजना से प्रभावित होने वाली महिलाएं हैं, वो 1,18 लाख के लगभग है। जो भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, इन दो जिस भी दल ने इन वर्ग को रिझा लिया, उसकी सत्ता, उसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनना निश्चित है। और ये वो वर्ग है जो पूरा का पूरा जिसने वो यंगस्टर है और जिसने पूरे 20 साल जो है ना एक दल विशेष की सरकार देखी है। अब जहां तक लाली बहना का जो प्रभाव है, लाली बहना का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। तो एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर करने के लिए लाली बहना योजना एक बैरियर के रूप में सामने खड़ी हो गई है। अब जो मतदाता, जो मैंने संख्या बताई है, या तो लाली बहना के साथ जाएगा या वो एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाएगा। यदि एंटी इनकम्बेंसी के साथ चला गया तो निश्चित रूप से किसी और दल की सरकार बनेगी, लाली बहना के साथ चला गया तो किसी और दल की सरकार बनेगी। तो ये जो मतदाता है, जो मैंने संख्या आपको बताई, एक दूसरा एक सिकता जी, इस चुनाव में एक और चीज उभर कर आई है, वो आई है गारंटी। गारंटी इसलिए आई है कि कुछ राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की साख जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है। उनकी जो उनका कमिटमेंट होता है, जो उनका लोगों के प्रति अपनी जो बात कहने का, जो उसको पूरा करने में कमी आ रही है। इसलिए जो गारंटी शब्द जो निकल कर आया, वो गारंटी को लेकर भी मतदाताओं के बीच में थोड़ी सी अरुचि की भाव है कि भाई जब आपने मतदान करते समय हमको घोषणा पत्र या वचन पत्र 2018 के चुनाव में या अभी के चुनाव में आपने जारी कर दिया, तो फिर गारंटी बात अचानक से कहां से आ गई? तो ये गारंटी इसलिए लेकर आए कि ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की देश में एक क्रेडिबिलिटी है। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी, देखिए मैं एक और संदर्भ देना चाहूंगा सिकता जी कि देखिए जब नोटबंदी माननीय मोदी जी ने की थी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और मोदी जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ था, तो मोदी जी की साख थी। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जो साख है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब इस चुनाव में परिणाम किस तरफ जाएगा देखना होगा। और आज वोटर निकले हैं इसी परिणाम का फैसला करने के लिए। शाम तक का वक्त है जब वोटर आकर इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वो करेंगे और फिर वोटों की गिनती का काम कुछ ही दिनों में होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है मध्य प्रदेश का चुनाव पिछले बार से इस बार के मुकाबले। तो अभिषेक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम लेट रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक पर। ब्रेक में जाने से पहले नीलेश, आपको अपनी कवरेज के लिए भी जाना है, तो एक छोटा सा सवाल ये कि क्या जो वोटिंग परसेंटेज है छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बढ़ती है या फिर शाम होते होते इसमें कमी आती है? क्या ट्रेंड रहता है? देखिए सिकता, ट्रेंड छत्तीसगढ़ का जो लगातार रहा है कि फर्स्ट हाफ में वोटिंग परसेंट थोड़े कम ही रहते हैं, सेकेंड हाफ में एकाएक लगभग दोगुना हो जाता है। जैसे मैं कवर्धा का एग्जांपल दूं, इसी इलेक्शन में पहले चरण में जब वोटिंग हो रही थी तो 2 बजे तक मात्र 45% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई और आंकड़े आए तो लगभग 71-72% के आसपास आंकड़े पहुँच गए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी और अन्य सीटों पर भी वोटिंग परसेंट जो फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ होगा। लोग, ठंड का मौसम है, छुट्टी का दिन भी है, तो थोड़ा सा घर से निकलने में समय लेते हैं और आखिरी में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ का और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। शाम होते होते ये परसेंटेज बढ़ेगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए नीलेश। हम लौटेंगे आपके पास और हमारे पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वहां के वोटर्स कर रहे हैं। वो ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत का फैसला बंद हो रहा है, तो इस पर लगातार चर्चा। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।